मार्केट वापस कोशिश कर रहा है, हालांकि डे हाई पर तो नहीं है अभी, लेकिन अगर आप टेक्निकली इस मार्केट को देखें तो हम एक रेंज में फंसे हैं। जी हाँ, हम ग्रीन में ज़रूर हैं, लेकिन कंसिडरिंग सुबह भले उस फ्लैट स्टार्ट को आप एक बार के लिए इग्नोर करना चाहें, पहले 5 मिनट में ही हम 22,570 पर थे। एक तरीके से हम रेंज में हैं और वापस एक रिस्क रहेगा कि अगर आज का हाई क्रॉस नहीं हुआ, वही 20 डेमा के पॉज का, हॉल्ट का, जो मर्जी कहें आप, क्योंकि आप 20 डेमा ध्यान रखिएगा 22,600 पर है, तो आज का हाई 22,577, तो यहाँ पर क्लियरली 20 डेमा पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है। लो देखिए आप आज भी 22,353, थर्सडे के लो से थोड़ा नीचे, लेकिन इंटरेस्टिंग पीस ये होगा कि ये थोड़ा सा इस 22,350 का जो सपोर्ट है उसको होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, आपसे हमारी बात हुई थी कि शायद बैंक निफ्टी मार्केट के चार्ज को लीड करे, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी रिलेटिवली ज़्यादा स्मूदर है। तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, वो कब पार करता हुआ नजर आएगा? साथ ही अब ऐसे मूड मॉल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें? हाँ, शायद देखिए क्या होता है ना, रेंज के बीच में ना फंसने वाली जगह होती है। मार्केट में एक रेंज है 22,350 से लेकर 22,600। आज मार्केट ने आपको एक मौका दे दिया अच्छा, गिफ्ट निफ्टी के मुकाबले कहाँ फ्लैट खुला मार्केट, वहाँ पर मौका दे दिया, वहाँ पर एक बाइंग ट्रिगर हुई, लेकिन 22,600 के आसपास सेलिंग भी आ रही है, और आई थिंक ये 2-3 दिन से काम हो रहा है। तो मार्केट में करना आपको यही है, सपोर्ट के पास खरीदना, रेजिस्टेंस के पास बेचना है। तो ये करना बहुत टफ होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो यही है मार्केट में कि जितना आप सपोर्ट के पास खरीदें, जितना आप रेजिस्टेंस के पास बेचें। बेसिकली इस मार्केट में आपको वही करना है। और अगर एक बार 22,600 आपने क्रॉस किया, वैसे अभी बेस केस नहीं है मेरा, लेकिन अगर आपने 22,600 क्रॉस किया तो 22,750 से 22,800 जहाँ पर वो दीवार है मार्केट की सबसे बड़ी, वो टेस्ट हो सकती है। और अगर 22,350 टूटा, अगेन अभी तक बेस केस नहीं है, 22,350 टूटा तो फिर आपका 22,000, 22,200 भी टेस्ट हो सकता है। तो आप एक तरीके से रेंज में फंसे हैं। और एक चीज़ इस मार्केट में अब हम सब ना एक व्यू बना सकते हैं, हम एक सब होप कर सकते हैं इवेंचुअली, लेकिन जो मार्केट को करना है ना, वो मार्केट को करना है, क्योंकि अब ये सब एक कहानियाँ हैं, नैरेटिव है कि अब एफआई की बाइंग आएगी, अब एफआई की बाइंग आएगी। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन हुआ नहीं इवेंचुअली। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी अब एक 10 और 20 डेमा के जोन में आ गया है। ये 48,400 टू 48,600, अगेन इस जोन में नहीं फंसना है आपको, लेकिन 48,400 टू 48,600 ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लेस्ड है। अगर आपने 48,600 निकाला तो 49,000 तक का टेस्ट होगा, और लोअर लेवल पर अब एक चीज़ एस्टैब्लिश हो गई है, 47,800 टू 48,000, ये अभी नहीं तोड़ने के मोड में बैंक निफ्टी। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ये लगातार इसको डिफेंड किया बैंक निफ्टी ने, इसको अब आप मान सकते हैं एक किस्म की लक्ष्मण रेखा। और फाइनेंशियल्स में अगर आप सिर्फ बैंक को छोड़ भी दें, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देखें, अगर आप बाकी के फाइनेंशियल शेयर्स देखें, वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है, तो थोड़ा सा अच्छा आपको पॉजिटिव व्यू दिखाएगा। ओवर द वीकेंड उस पर पहला सवाल होगा। और हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच भी ट्रेड वॉर भड़क रहा है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जी पूजा जी, देखिए जब तक 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ जाता, मार्केट्स थोड़े सीमा बंद ही रहेंगे, क्योंकि अब जैसे यूरोप ने यूएस ने पहले 12 तारीख को स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ लगाए दुनिया भर के। तो यूरोप ने बहुत जल्दी 28 बिलियन डॉलर्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए, जिसमें के अमेरिकन शराब के ऊपर भी टैरिफ्स था, बॉर्बन जो होता है विस्की के तरीके। तो उसके सामने ट्रंप ने कहा तो ठीक है, फिर मैं यूरोप के जो शैंपेन वगैरह है उस पे 200% टैरिफ लगा दूंगा। अब फ्रेंच हेड जो है मैक्रोन, उन्होंने कहा कि शायद हमारे से गलती हुई ये इतना जल्दबाजी करने में, क्योंकि फ्रेंच की जितनी वाइन है और शैंपेन वगैरह है, इस सब का वितरण बहुत बड़ा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका में होता है। तो इससे थोड़ा सा अब माहौल खराब हुआ है। दूसरी बात जो एक बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि संडे को तो ट्रंप ने कुछ नहीं बोला, बट रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे ये अग्रसर है। और इनके जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, जो पुराने हेज फंड मैनेजर हैं, उन्होंने कल जो उनका मीट द प्रेस एनबीसी के साथ उनकी बैठक हुई, जो उन्होंने एड्रेस किया,
उन्होंने कहा मार्केट्स की फितरत है ऊपर नीचे जाना, मैं 35 साल से इन्वेस्टमेंट में हूँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अमेरिकन ड्रीम ये नहीं है कि चाइनीज गुड्स ही आपने खरीदने हैं, तो हम अपने देश को मजबूत बनाने निकले हैं, और हम डीरेगुलेशन करेंगे, बेटर टैक्सेस आपके लिए लाएंगे, टैक्स रिजीम को बेहतर करके लाएंगे आपके लिए। तो लॉन्गर टर्म में हम मार्केट्स देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट्स का जो मूवमेंट है उससे हम विचलित नहीं होने वाले। उसके चलते आज सवेरे अगर आप देखें, जो फ्राइडे को हैंड्स ऑफ था, अच्छा था, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक था अमेरिकन मार्केट्स में, बट आज सवेरे जो फ्यूचर्स खुले अमेरिका में वो नेगेटिव में खुले, तो वो ज्यादा सेंटिमेंट से ड्रिवन है पूजा जी। बिल्कुल यहाँ पर खास फोकस रखेंगे। सिटी सर। बगा सर, ये एफआईआईज की जो बिकवाली थी हमने गुरुवार के सेशन में देखी, अब काफी ज्यादा कम होते हुए नजर आ रही है जो उनका क्वांटम है। और गुरुवार के दिन भी हमने देखा कि करीब करीब 790 करोड़ की ही बिकवाली देखने को मिली है। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ से अब उनका मूड अब कुछ खरीदारी की तरफ धीरे धीरे आता हुआ नजर आ रहा है? पूजा ओवरऑल देखें तो हमारा मैक्रो काफी इंप्रूव हुआ है, और यही लग रहा है कि इकोनॉमी का बॉटम जो है सितंबर में बन गया, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का बॉटम दिसंबर में बन चुका है। तो इससे काफी एनकरेजमेंट मिलती है एफआईज को पैसा ना निकालने में, और ओवरऑल जो इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग है, जो अमाउंट बेचे जा रहे थे 2000-4000 करोड़ दिन के, वो हम देख रहे हैं कि थोड़ा कम हो रहा है, बट ये इंडिकेटर इतना रिलायबल नहीं है, तो इसमें मैं नहीं ज्यादा देखूंगा। बट ओवरऑल 10-15 दिन अगर हम देखते हैं कि इस तरह से इंटेंसिटी कम होती है या पॉज हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि स्थायी तौर पे जरूर एफआई का जो बिकवाली था वो काफी हद तक हो गया। एक नंबर हमें देखना होगा कि डॉलर कहाँ जा रहा है। ट्रंप चाहते हैं वीक डॉलर, उनके वित्त मंत्री कहते हैं हमें स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी बरकरार रखनी है। फेड अगर रेट कट की गुंजाइश जताता है तो डॉलर नीचे जाता है। तो ये सब में अगर डॉलर थोड़ा कमजोर होता है तो वो फिर लीड करता है, उसका नेगेटिव कोरिलेशन रहता है डॉलर का इमर्जिंग मार्केट फ्लोज से। तो डॉलर नीचे जाता है तो इमर्जिंग मार्केट में और पैसा आता है, और वहां हमारा 10-12% का मार्केट शेयर होता है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज का, एफआईज का, तो वो टर्न अराउंड हो जाता है। वो मुझे लगता है कि जून तक आना चाहिए, जब अगला फेड रेट कट आता है जून में, उसके अराउंड डॉलर का वीकनिंग भी पूरा हो जाएगा, और हम देख सकते हैं कि एक तब्दीली आएगी एफपीआई फ्लोज में, और पॉजिटिव फ्लोज हो सकते हैं। बट ये इंटेंसिटी जो कम हो रही है वो बहुत अच्छा है हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज तो आ रहे हैं, तो अगर बाहर का पैसा ना निकले तो मार्केट्स को बढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है ये हमारे जो डोमेस्टिक फ्लोज है। भी हैं, लेकिन अब एक तरफ क्रूड देखिए वो $70 के नीचे है। इसके अलावा इन्फ्लेशन में हम देख रहे हैं, महंगाई में भी कमी आई है। लिक्विडिटी मेजर्स आरबीआई एक के बाद एक उठा रहा है। एफआईएस की भी हम देख रहे हैं कि सेलिंग अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है, ये फैक्टर्स हैं, ये बाजार में दिखना कब शुरू होंगे? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि बाजार जितनी भी पॉजिटिव खबरें हैं वो इग्नोर ही कर रहा है। पूजा जी, यही होता है बुल मार्केट में, हम खराब न्यूज इग्नोर करते हैं, और जब बियर फेस आता है तो अच्छी न्यूज इग्नोर करते हैं। ये मार्केट की साइकिल है। और जैसा आपने बोला, आप हमें ये देखना चाहिए कि मैक्रोज इंप्रूव हो रहे हैं। आरबीआई का स्टांस बहुत अकोमोडेटिव हुआ है। रेट कट के अलावा 3-3.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है। क्रूड $70 पे है। डॉलर इंडेक्स 110 से, अगर आप देखें ध्यान से, तो पूरा 2016 से 17 की ट्रेजेक्टरी है, जब ट्रम्प पहली बार आए थे तब भी डॉलर इंडेक्स 91-92 से, मुझे याद है, 101 102 गया था, फिर रिसीड किया था, स्पाइक हुआ था। यूएस मार्केट्स ने भी, आप देखिए, ऑलमोस्ट सारे गेन्स गिव अप कर दिए हैं जो नवंबर 4 के गेन है। तो मार्केट एक साइकिल फॉलो करता है। तो मेरा ये मानना है कि अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बाजार को ना रिस्क आप मॉडल में डाल सकते हैं, अनसर्टेनिटी को प्राइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो टैरिफ का जो इश्यू चल रहा है, ये अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन चीजों को रिस्क मॉडल में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार जब ये अप्रैल क्रॉस होगा और बाजार एक्चुअल इंपैक्ट निकालेगा कि कितना टैरिफ लगने वाला है ऑन एन एवरेज, अगर वो लो सिंगल डिजिट मार्जिनल इंक्रीज है तो पॉजिटिव होगा। सेकंड, हमारी अपनी अर्निंग ग्रोथ
का वापस आना बहुत ज़रूरी है। सारी प्रॉब्लम हमने अभी एक्सटर्नल चर्चा करी है। एक प्रॉब्लम जो हमारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रही, हमारे पिछले 2 क्वार्टर अगर आप देखिए ईपीएस ग्रोथ के काफ़ी कम रहे हैं। जब आप 23-24 के अर्निंग मल्टीपल पे हो और आपका 4-5% ईपीएस ग्रोथ आएगा, तो फिर आप बाज़ार एक बेसिकली मौका ढूँढ रहा है करेक्ट होने का। तो अब बाज़ार 17-18 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे है, तो अगर हम 11-12% भी ईपीएस ग्रोथ ला पाएँ, तो आई थिंक बाज़ार में आपको थोड़ी-सी स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगले क्वार्टर की। ऑलराइट।